अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, कपास की फसल एक बार फिर बहरान का शिकार नज़र आ रही है और इसके साथ साथ गंदम की आइंदा फसल की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इस बहरान की बड़ी वजह क्या बनी है और आने वाली जो गंदम की फसल है उसकी तैयारी के लिए क्या तरजीहात सेट की जा रही हैं, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। जब भी मुल्तान आते हैं तो हमारे पास यहाँ भी आते हैं और हम उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। डॉक्टर अंजुम भुट्टर साहब जो डायरेक्टर जनरल एक्सटेंशन हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है पंजाब के। मलिक मोहम्मद नासिर साहब हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट हैं और सॉइल टेस्टिंग लैब जो मुल्तान है उसमें से वाबस्ता हैं। ख्वाजा मोहम्मद शुएब साहब हैं, ज़रूरी इशूज़ पे बड़ी उनकी तनकीदी नज़र रहती है और फार्मर्स वीएन को हेड करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे कपास से पहले शुरू कर लेते हैं। मुझे पता है यकीनन आप गंदम पे करना चाहेंगे बात, लेकिन कपास की फसल के साथ आखिरी लम्हों में, आखिरी फेज़ में क्या हुआ है? देखिए जी, इस साल काश्तकार ने कपास पिछले सालों की निस्बत कम काश्त की, पौधों की तादाद भी कम थी, लेकिन जो हमारी ऑफ सीज़न मैनेजमेंट कैंपेन थी उसकी बुनियाद के ऊपर काश्तकार का जज्बा बहुत ज़्यादा बेहतर था। प्राइसेस पिछले साल की बेहतर थी और वो ट्रेंड इस साल भी था। इसकी वजह से हमारी जो बाकी इंडिकेटर्स हैं सर वो बहुत पॉजिटिव थे, जिसमें मैं टिंडों की बात करूँगा, फूलों की बात करूँगा, उसके बाद उसमें अंदर जो चुनाई की बात है सर, और ये तमाम इंडिकेटर्स जो थे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ये जो सितंबर के अंदर, जिसे आमतौर पर सितम गर्मी कपास के लिए कहते हैं, इसमें जो बारिश हुई वो ऐसे टेक्निकल या क्रिटिकल टाइम पे हुई जिसमें टिंडे और फूल दोनों लगे हुए थे। फ्लावर शेडिंग इस साल जून की गर्मी की वजह से हुई थी सर। और लेकिन इस बारिश की वजह से भी शेडिंग हो गई और कुछ बोल रॉटने की रिपोर्ट्स आई। पौधा चूँकि सबमर्ज्ड कंडीशन में या हाइपोक्सिया कंडीशन में चला गया, जिसकी वजह से उसकी रिकवरी बहुत सारी जगह पे कम हुई सर। और ये इश्यूज़ मुल्तान डिवीजन में ज़्यादा नज़र आए। इसके साथ साथ टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हुआ और टेम्परेचर ड्रॉप ना होने की वजह से बहुत सारे एरिया में अंदर वाइट फ्लाई एक कीड़े के तौर पे ज़्यादा अग्रेसिव हुआ, क्योंकि पौधा धुल गया, उससे उसकी जो सकुलेंस वैल्यू है वो बढ़ी और उसकी वजह से जो वाइट फ्लाई का अटैक बढ़ा, टेम्परेचर ज़्यादा था। लेकिन पिछले 2-3 दिन के अंदर जो नाइट टेम्परेचर है वो गिरा है और उसकी वजह से ये नेचुरल किलिंग शुरू हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट पाकिस्तान का एक एंडेवर था कि हम कपास को सपोर्ट करेंगे, तो हमने इमीडिएटली जुलाई के फ़ौरन बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल से जो उनका 4.4 बिलियन का पंजाब के लिए हिस्सा है 6 अरब में से, जिसमें वाइट फ्लाई रिलेटेड पेस्टिसाइड की ऊपर सब्सिडी जा रही है, उसको हमने लाइन अप किया और इस वक्त 26 कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स के लिए वाउचर्स की पेस्टिंग शुरू की है और 10 के करीब कंपनीज ने आज से 15-20 दिन पहले मार्केट में प्रोडक्ट भी लेके आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पिछली जो 10-15 दिन पहले की बात है कि जितना काश्तकार को सपोर्ट किया जा सके वो वाइट फ्लाई पेस्टिसाइड्स के ऊपर करें, ताकि इन पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करते हुए वो इस अटैक को मिनिमाइज़ करें। इसके साथ साथ जो आपके ज़हन में है कि साउथ पंजाब एक इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के तौर पे भी सामने आया है, तो पेस्टिसाइड कंपनीज़ ने कमाल मेहरबानी करते हुए साउथ पंजाब का जो सेक्रेटेरिएट है उसकी सिफारिश पे 10% जो मेरी इन्फॉर्मेशन है MRP मज़ीद रिड्यूस की है वाइट फ्लाई पेस्टिसाइड्स पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अगले कुछ दिन हैं इसमें हम अगर पेस्टिसाइड को मैनेज करेंगे तो उससे हम पेस्ट को भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन इस वक्त 3 काम करने वाले हैं सर। सबसे पहला है क्लीन कॉटन पिकिंग, जो काश्तकार को हर सूरत में कपास की साफ चुनाई को यकीनी बनाना है सर। और उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस भी हैं, जिम्मेदार खुद भी सियाना है। मोटी बात यह है कि नीचे से चुनाई शुरू करें
और 10 बजे के चुनाई बात शुरू करें। सही। कपास की पलियों में चुनाई करें, सर बांध के करें और मॉइस्चर वाली जगह पे ना रखें, और इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी ऐसे तरीके से करें ताकि कपास में कोई और अमेजश ना जाए। फसल को पानी की ज़रूरत हो ज़रूर दें, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं उसको फ़िलहाल देखें, सेहत के मुताबिक उसको एक्ट करें, क्योंकि अब सितंबर ख़त्म होने वाला है तो क्रॉप की एग्रोनॉमिक रिक्वायरमेंट नेचुरली ख़त्म हो जाती है। सही। अच्छा सर, आपने जो बात की उस पर मैं पहले इससे पहले कि मलिक साहब से बात करूं, मैं ख्वाजा साहब से बात करूंगा कि आपका जो इनपुट क्या है कि जो डैमेज कंट्रोल इस वक्त चल रहा है कपास के हवाले से और एफर्ट्स हैं एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की या न्यू पंजाब सेक्रेटेरिएट की और पेस्टिसाइड फर्म्स की तरफ से 10% कीमतों में कमी की, तो ये इससे कितना 1% डैमेज कंट्रोल हो सकता है या हम लेट हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, काश्तकार जो है ना वो इकोनॉमिस्ट भी है, क्योंकि उसकी सर्वाइवल जो है उसी गुजारे पे करके होना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप ये देखें कि ये हमारी कपास की फसल कोई एक दिन में तो कम नहीं हो गई। इसको यहाँ तक लाने के लिए हुकूमत वक्त ने बड़ी मेहनत की है। सही। हम 15 मिलियन बेल पाकिस्तान की पैदावार से शुरू हुए हैं और अब 6-7 तक पहुँच गए हैं। इस पे बड़ी एफर्ट्स हुई हैं। ये ऐसी काश्तकार कपास को छोड़कर नहीं भाग गया। सही। अगर पिछले साल के मुकाबले में इस साल आपका एरिया भी शॉर्ट अच्छा, हो हम गया। अगर इसको थोड़ा स्पेसिफिक कर लें जी जी, कि हम इस वक्त कह रहे हैं कि जो इस पे बात करते हैं कि कपास की फसल का मुस्तकबिल क्या है, जो आप बात कर रहे हैं और पीछे क्या नहीं, हुआ, नहीं, मैं तो उस पर बात भी करते हैं, लेकिन इस वक्त जो डैमेज कंट्रोल की बात हुई कि अब हफ्ता 10 दिन हैं, उस पर क्या हो सकता है? देखे ना, काश्तकार जो है वो विजिलेंट था सर। उसे नज़र आ रहा था कि सीड में पोटेंशियल नहीं है सर। पेस्टिसाइड में जान नहीं है, कॉस्ट बढ़ गई है, रिटर्न कम हो गया, तो उसकी वजह से पिछले साल के मुकाबले में इस साल आपका एरिया भी शॉर्ट हो गया ना। सबसे पहला मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि सबसे बड़ा इंडिकेटर यही था कि आपका अगर जब एरिया शॉर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि जिसकी जान पे बननी है उसने तो सोच लिया है कि यहाँ पर मुझे 4 पैसे बचने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही, उसने अपना एरिया भी शॉर्ट कर लिया था। उस वक्त गवर्नमेंट को होशियार हो जाना चाहिए था कि एरिया जो शॉर्ट हो रहा है तो इसको तो चेक करें ना, ये लोग क्यों इसको छोड़कर मुतनफर होकर पीछे हट रहे हैं। सही। बगैर देखें जिससे कोई बात नहीं थी, जब मुसलसल नुकसान हो रहा हो, कमान आ रहा हो, तो उसे यकीनन उससे हटना ही हटना है। ठीक है ना। बात पिछले सालों में आप देख लें, इस साल में आप देख लें, सीड जो मुहैया किया जाता है काश्तकार को उसमें पोटेंशियल ही नहीं है। देखें, हम हर चीज़ को घुमा फिरा कर कुदरत पे डाल दें ना कि जी क्लाइमेट चेंज हो गई, बारिश आ गई, ये पहले भी होती थी। क्या उस वक्त बारिशें नहीं होती थी? क्या उस वक्त क्लाइमेट के प्रॉब्लम्स नहीं थे जब हम 15 मिलियन बेल ले रहे थे? सीड में जान थी, पेस्टिसाइड में जान थी। आज ना सीड में जान है ना पेस्टिसाइड में जान है। कोई आज रेट क्यों कम किए? और काश्तकार में भी जान नहीं है ना, देखिए कन्वर्ट हो गया है। ये सिर्फ कॉटन का मसला नहीं है, आपकी तमाम क्रॉप्स में ये प्रॉब्लम आगे आ रहे हैं। गवर्नमेंट को, हुकूमत को इस वक्त होश के नाखून लेने चाहिए सर। इस पे रिसर्च तकरीबन जो है ना वो बैठ रही है सर। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो मैं समझता हूँ कि आज के जो हालात हैं ना वो डॉक्टर भुट्टर साहब पे आ रही है, क्योंकि ये है फील्ड के बंदे। ये जाकर जब तक गवर्नमेंट को सही पिक्चर नहीं बताएंगे कि लोगों के पास अगर स्प्रे भी कर लें, पानी भी लगा लें, खाद भी दे लें, तो फिर भी 20 मन से ऊपर 22 मन से ऊपर कपास नहीं आती, फूटी नहीं आती। तो 20-22 मन में उसके पैसे पूरे नहीं होते, वो क्यों करेगा? सही। लेकिन ये डॉक्टर साहब कि अगर हम आपकी बात को आगे बढ़ाएं तो डॉक्टर साहब जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है उसका ताल्लुक तो एजुकेट करना है, आप अवेयरनेस देना है, आपने उनको एडवाइस देनी है, चीज़ें करनी है, फैसिलिटेट करना है। तो ये जो आप जिस नाकामी की ख्वाजा साहब आप बात कर रहे हैं, तो ये आप यही समझते कि ये रिसर्च की नाकामी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की नाकामी है? रिसर्च तो हो ही नहीं रही, आपका जिम्मेदारी है, हम इस पे बात करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट के हिस्सा है। हाँ। तो ये तो अपने उन्हें कहे ना कि भाई फील्ड में कुछ नहीं डिलीवर हो रहा, कुछ नहीं बन रहा, उधर कुछ थोड़ा सा होश करो। तो अब पेस्टिसाइड पे आप आ जाए जनाब। पेस्टिसाइड के जिन्होंने रेट क्यों कम किए है? ये किसी के वो बिक ही नहीं रही। मतलब पेस्टिसाइड, ये तो बिल्कुल वो लोग हैं ना पेस्टिसाइड वाले, वो प्रोडक्ट बिक नहीं रही होगी, उन्होंने कहा सीजन एंड हो रहा है, ये कैरी ओवर हो जाएगा, 10% कम कर दो। अगर आप लेकिन उन्होंने एक बात की कि जी पंजाब के साउथ पंजाब के सेक्रेटेरिएट ने एफर्ट की, उनको कहा
कि इस वक्त जो अटैक है ग्रोवर बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप मेहरबानी देखिए फरमाएं। इसीलिए मैं उसी बात को थोड़ा सा नरम अंदाज में बयान कर रहा हूँ। अगर कहें तो मैं इससे भी ज्यादा खुल के बात कर लूँ। सही मकसद है कि जो प्रोडक्ट काश्तकार लेके जाता है सर, उसको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, सही फेड अप। मकसद है कि असल बात वो कमा नहीं रहा ना, बस और अभी- कमा तो अभी- नहीं रहा, नहीं, उसकी नहीं, कोई एक उसमें रीजन नहीं देखें, सर। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी पेस्टिसाइड कंपनियों ने कमाल मेहरबानी की और 10% रेट कम कर दिया, तो पेस्टिसाइड कंपनियों की मेहरबानी से तो ये महकमे चल रहे हैं। सर कौन से महकमे? एग्रीकल्चर के महकमे ना, सही, या वो चल रहे हैं तो ये वीजा बेस है, ये उनकी मेहरबानी से वो चल रहे हैं। लेकिन अभी आपने इनके बात की खिलाफ खालिद साहब, जो सुन आप लेना, कहते हैं कि इन पेस्टिसाइड्स और यही सीड था, तब उन्हीं की मेहरबानी से आपने 150 भी तो तो नहीं होगी। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, इस चीज को लाएं, खोलें, इस पहले तो डिबेट करें, सर। पूरा एक प्रोग्राम करें, 2 करें कि ये इस चीज को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए। सर। हम तो गवर्नमेंट को रोज कह रहे हैं सही। कि ये 15 ये हम 10 कितनी पे थे। हुकूमतों की बात करते हैं, पिछली कितनी हाँ, हुकूमतों की बात करते हैं कि ये जिसकी वजह से भी गिरा सुन होगा। लें। जो आप जिसकी बात करते हैं वो तो 92 की बात है, नहीं, तो नहीं, 2000 2011 की बात है जब नहीं, मैक्सिमम नहीं, आपने नहीं, ली थी। मैं आपको बता देता हूँ, हमारी ये जो 15 मिलियन है ये 92 में नहीं आई, ये अभी 2006 में आई है, जी 7 में आई है, 8 तक आई है, वो भी बस 10 लाख ऊपर नीचे चलती रही है। ये हमारा काम जो शुरू हुआ है ना, डाउनवर्ड ट्रेंड, सर। अब इसकी प्रोडक्शन का चार्ट लगा कर देख लें, सही। और ये जो मुसलसल प्रोडक्शन नीचे आ रही है, ये पिछली 2 और ये तीसरी है। मुसलसल प्रोडक्शन पीछे क्यों आ रही है, इस पे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मलिक नासिर साहब, आप समझते हैं कि जो हमारी ज़मीन है वो काश्तकार को किस हद तक एतमाद दे सकती है, या उसमें भी पोटेंशियल नहीं रहा और चीज़ों की तरह? आप इस पे क्या बात करते हैं? हमारे इस इलाके के काश्तकार को आपका जो आपका विजन है, आपकी जो एफर्ट्स हैं, उसके तहत ज़मीन का तो कोई कंट्रीब्यूशन आप समझते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, या उस पर आपको एफर्ट करनी पड़ी है ग्रोवर को, उस पर भी बहुत सी और जगहों के साथ साथ? जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन का सबसे मेन कंट्रीब्यूशन है, कोई फसल हो उसकी पैदावार बढ़ाने में सर। या किसी फसल के लगाने में सबसे मेन रोल जो है, और उसको ख़राब करने में भी बुनियादी, हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, जी सर। सबसे बुनियादी जो रोल है ना, ये ज़मीन का ही है। सर। अगर ज़मीन आप चेक करवाएं, उससे पता चलेगा आपको कि इसमें कॉटन लगानी है या इसमें वीट लगानी है या इसमें ऑर्चर्ड लगाना है, इस हिसाब से आप ज़मीन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सर। तो इसके लिए ये है कि हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, लेबॉर्ट्रीज़ में अगर सॉइल के सैंपल लेकर आए जाएँ, सर। तो सैंपल का एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस के हिसाब से में भी कोई ज़मीन ऐसी होती है जिसमें कोई फसल भी नहीं होती, इसे हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, बल्कि 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास सेलाइन सॉइल होती है, एक सेलाइन सोडिक होती है, सोडिक सॉइल होती है और नॉर्मल सॉइल होती है। सर। 4 किस्म की सॉइल होती हैं। तो उन 4 किस्म की सॉइल को फसलों के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं कि कौन सी फसल कौन सी ज़मीन में लगाई जा सकती है। इसमें से हमारी प्रॉब्लम सॉइल जो होती है, जिसे हम कहते हैं कि पैदावार नहीं देगी, वो सेलाइन भी हो सकती है, सोडिक भी हो सकती है और सेलाइन सोडिक भी हो सकती है। ये 3 किस्म की जो ज़मीनें हैं, इसे हम रिक्लेम भी कर सकते हैं। जो सेलाइन सॉइल होती है, सेलाइन सॉइल वो होती है जिसमें नमकियात की मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर पौधा सही अपनी नशो नुमा नहीं कर सकता। तो इसको रिक्लेम करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि इसमें जो गुड क्वालिटी वाटर होना चाहिए ना, वो लगाया जाए। वो पानी लगाने से ना वो नमकियात जो होते हैं, नमकियात ज़मीन की नीचे वाली तहों में चले जाएंगे और वो फसल जो भी आप लगाएंगे वो फसल वहाँ पर अच्छी होगी। इसी तरह अब सोडिक सॉइल है, ये इसमें जो हमारे साल्ट होते हैं, एक्सचेंजेबल साल्ट इन्हें हम कहते हैं, उनकी मिकदार ज़्यादा होती है। उसे ठीक करने के लिए हम उसमें जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। जिप्सम का इस्तेमाल करने से वो एक्सचेंजेबल साल्ट जो होते हैं वो सॉल्युबल साल्ट में तब्दील होकर ज़मीन की नीचे वाली तहों में चले जाते हैं और वो सॉइल हमारी जो है वो नॉर्मल हो जाती है। जब नॉर्मल सॉइल हो जाती है, उसमें जब हम फर्टिलाइज़र डालेंगे या उसमें फार्मर मिन्योर डालेंगे, वो डालने से अब उसके बाद जो क्रॉप भी उसमें हम लगाएंगे ना, वो अच्छी पैदावार देगी आपको, उसमें ग्रोथ सही होगी, उसमें न्यूट्रिएंट जो हम डालेंगे, नाइट्रोजन डाली जाती है, फास्फोरस डाली जाती है और पोटाश डाली जाती है। और ये जो कॉटन का मसला है, इसमें ख़ास तौर पे जो हमने देखा है ना, कुछ लोग हम एक न्यूट्रिएंट होता है हमारा फर्टिलाइज़र का, पोटैश,
सर। पोटाश डालना बहुत कम लोग पोटाश डालते हैं, तकरीबन पॉइंट्स कुछ परसेंट के हिसाब से पोटाश यूज़ की जाती है। पोटाश एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, एक ऐसा ग़िज़ाई जुज़्व है जो कि ज़मीन पौधे को बेशक यानी गर्मी हो या सर्दी हो या पानी ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए, पौधे में रेजिस्टेंस पैदा करती है। जब पोटाश डाली जाए और रेजिस्टेंस पैदा होगी तो पौधा फ्लरिश सही करेगा और उसमें पैदावार बेहतर रहती है। कपास का काश्तकार इसको इस्तेमाल कम ही करता है आपके ख्याल में? बहुत कम करते हैं। कपास का काश्तकार पोटाश का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, इसलिए पौधे में रेजिस्टेंस कम होती है। इस वजह से ना तो पोटाश को हम रिकमेंड करते हैं, एनालिसिस के बाद हम बताया जाता है कि इसमें कितनी पोटाश डालनी चाहिए। तो वो डालने के बाद अगर क्रॉप देखी जाए तो आपको पता चलेगा कि क्रॉप में रेजिस्टेंस है और पैदावार अच्छी आ रही है। तो आप ये कहते हैं कि कपास की फसल में पोटाश का कम इस्तेमाल भी उसके एक नुकसान की वजह है? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल उसकी एक वजह है, उसमें रेजिस्टेंस। इसमें बात करते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी ब्रेक लेनी है। नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा मौजू है कपास की फसल जो इस वक्त अपने आखिरी मराहिल में है और काश्तकार परेशान है सफ़ेद मक्खी के हमले से। कितने फ़ीसद जो कपास है वो इस वक्त मुतासिर हो चुकी है और उम्मीद क्या रखनी चाहिए, उस पर बात हो रही है। डॉक्टर अंजुम भुट्टो साहब, जो बात हुई, जैसे मलिक नासिर साहब ने बात की कि खाद की जो प्रॉपर पोटाश का जो मशवरा देते हैं आमतौर पर सॉइल टेस्टिंग वाले, आमतौर पे काश्तकार बहुत कम उसे इस्तेमाल करता है और शायद कुछ एक नुकसान के और बहुत सी वजूहात जैसे आपने बात की और ख्वाजा साहब ने बात की, लेकिन क्या खादों का ये जो प्रॉपर इस्तेमाल है ख़ासतौर पे इस पोटाश का, वाकई इसका इम्पैक्ट भी आ रहा है? जो काश्तकार अगर इस्तेमाल नहीं कर रहा प्रॉपर तो मशवरे पे अमल नहीं बिल्कुल कर। सही बात मलिक साहब ने की। पोटाश हिडन हंगर हम उसे कहते हैं। ये उसकी ऐसी भूख होती है जो एक्सप्रेसिव नहीं होती, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर डालती है। इसीलिए हुकूमत पंजाब की तरफ से 2017 से सब्सिडी स्कीम चल रही है ताकि काश्तकार पोटाश को इस्तेमाल बढ़ाएं। सही। हमारे यहाँ पोटाश का इस्तेमाल बहुत ही कम है और हम MOP के ऊपर 500 रुपये और SOP के ऊपर 800 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं। मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि पिछले दिनों में एक कंप्लेंट थी कि कुछ कंपनीज़ ने चाइना से या दूसरे मुल्कों से ऐसी SOP इंपोर्ट की है जिसके अंदर क्लोरीन लेवल जो है वो परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है। तो उसके लिए भी हमने अग्रेसिव मूवमेंट की थी और बहुत से लोगों को के ख़िलाफ़ हमने FIR दर्ज कराई हैं और उसको बड़ा सख्ती से हमने रोका है। इसके साथ साथ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जिस तरह हमने कपास की कमी की बात की और वाइट फ्लाई को एक मेजर पेस्ट के तौर पे देखा, तो पाकिस्तान का जो कॉटन मैनेजमेंट प्लान है जिसमें मैंने अर्ज़ किया 6 बिलियन रुपए है, उसमें 300 रुपये फ़ी एकड़ 4 एकड़ तक हर काश्तकार के लिए इजाज़त दी गई है और 4 एकड़ का मतलब 1 एकड़ में 4 स्प्रे। सही। 1 एकड़ में 4 स्प्रे का मतलब 1200 रुपये तक वाइट फ्लाई की सब्सिडी अवेल कर सकता है। प्रोडक्ट वाइट फ्लाई वाला इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, वोचेस लगे हुए हैं, काश्तकार ख़रीद सकता है, गवर्नमेंट से क्लेम कर सकता है। 25 एकड़ तक कोई पूछ कोछ नहीं है, 25 से ज़्यादा हम वेरिफिकेशन पे जा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक ही है कि कपास को बेहतर रखा जाए। सही। अब बात हुई कपास के बीज की। सर, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने फरवरी 2020 में कॉटन के ऊपर स्पेसिफिकली कॉटन पॉलिसी पर मीटिंग की थी सर। और जिसमें सीड की बेहतरी के लिए बहुत सारे इकदाम के ऊपर फैसला किया गया था। नेशनल बायो सेफ्टी कमेटी की बात हुई, उसकी मीटिंग्स को रेगुलाइज किया गया। हमने वैरायटी वैल्यूएशन कमेटी फॉर द फर्स्ट टाइम जो 2015 के एक्ट के अंदर थी वो कॉटन के लिए नोटिफाई हो गई, अभी 6 साल के अंदर नहीं हुई थी। आप देख रहे हैं कि जो ख़ास तौर पे लेजिस्लेटिव कवर है, जहाँ पे हो गया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन और जहाँ पे नहीं हुआ था उसको इमीडिएटली अडॉप्ट कराने का गवर्नमेंट ने बहुत तेज़ी के साथ काम किया हुआ है। तो उसकी वैक नोटिफिकेशन हो गई। अब नेशनल जो सीड काउंसिल है उसकी मीटिंग हो रही है। कोशिश ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ कॉटन की हैं और उनका अगर रेजिलिएंट सीड मौजूद है
तो अगली दफ़ा काश्तकार के पास जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 2.3 बिलियन की सब्सिडी कॉटन पे है, कॉटन सीड के ऊपर, और अगले साल इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साथ साथ कॉटन एक कंपेटिटिव क्रॉप है, कॉटन के साथ बाकी क्रॉप्स ने कम्पीट किया, लेकिन हम चूँकि वर्चुअल एक्सपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं। वर्चुअल एक्सपोर्ट का मतलब है कि अगर हम इतना चावल लगाई जा रहे हैं तो चावल की कीमत हम लोगों से क्लेम करते हैं, पानी की कीमत क्लेम नहीं कर रहे, तो वर्चुअल एक्सपोर्ट सही है। तो वो हम अफोर्ड ही नहीं करते कि हम साउथ पंजाब के एरिया के अंदर या सेंट्रल पंजाब के एरिया के अंदर जो चावल है वो इतना ज़्यादा फैल जाए। चावल हमारे यहाँ 46 लाख एकड़ टारगेट था, पिछले साल भी इतना ही था, 50 लाख एकड़ पे पिछले साल लग गया। इस साल जो खबरें चल रही हैं वो 50 की बजाय ये कहीं 57, 58, 60 तक टच करने जा रहा है, और इसमें दो काश्तकार ने फसलें लगा रहे हैं। हम बड़ा सीरियसली इसको देख रहे हैं कि ये जो वर्चुअल एक्सपोर्ट है और ये सस्टेनेबल भी है या नहीं है, और ये काश्तकार को करना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो अगर बहुत ज़्यादा पंपिंग होती है तो उसके जो फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो वी आर सीरियसली टेकिंग केयर ऑफ दैट। लेकिन इसके साथ साथ जो खायर साहब ने बात की, बिल्कुल कॉटन इज़ द अल्टीमेट क्रॉप ऑफ द साउथ पंजाब। सही, कॉटन इज लिंक विद इकोनॉमी। बिल्कुल सही। कॉटन का सिर्फ इकोनॉमी के साथ लिंक नहीं है, कॉटन हमारी रूरल डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, जिसको सीड से लेके उसकी बुआई से, गोडी से, पिकिंग से, जिनिंग से। इसलिए ये कतई नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस बात से आगाह ना हो। लेकिन कंपीटिंग क्रॉप में पोल्ट्री सेक्टर आ गया, उसके बाद रीप आ गई, उसमें PSMA आ गया, अपने अपने प्रोडक्ट को बेहतर प्राइस देनी शुरू कर दी। जो जिनर्स हैं, जो एप्टमा है, वो अगर तगड़े होके कपास का संभालती तो शायद कपास भी कंपीटिंग क्रॉप में आती। गवर्नमेंट तो टोटल खरीफ क्रॉप्स के अंदर कहाँ बैठी है, वो तो रबी के अंदर सपोर्ट प्राइस हम गंदम में देते हैं, वो भी सॉवरन क्रॉप है, फूड सिक्योरिटी के साथ लिंक है। कॉटन के साथ जो कंपीटिंग क्रॉप हैं उसका बाहर उसे अच्छी कीमत दे रहा है। आज भी हम ये कह रहे हैं कि काश्तकार को कम से कम जो इंटरनेशनल प्राइस है कॉटन की कम से कम वो दे दी जाए, या कॉटन काश्तकार को 4200 रुपये दे दिया जाए, क्योंकि इंडिटर्मिनेट क्रॉप है। जितने अच्छे पैसे मिलेंगे वो कॉटन के अंदर ठहरेगा। वैरायटी में बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि वैरायटीज आर नॉट क्लाइमेट स्मार्ट, क्योंकि क्लाइमेट शिफ्ट जो है वो एक रियलिटी है। अगर क्लाइमेट शिफ्ट रियलिटी ना होती तो ये 62 लाख से 38 लाख एकड़ पे नहीं आती। ये हुकूमतों का करा धरा नहीं है, ये मौसम का भी है और कंपीटिंग क्रॉप की बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी का भी है। काश्तकार बेहतर प्रॉफिट्स की ऊपर जाता है। हम हुकूमत के साथ हमेशा बात करते हैं कि गवर्नमेंट प्रॉफिट्स के ऊपर काश्तकार ने जाना ही जाना है। हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ज़राअत को, जहाँ पायदार ज़राअत और नेचुरल ज़राअत के लिए हम ऐसी क्रॉप्स के ऊपर काश्तकार को तरजीह दें और उसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट या बेहतर वसाइल पैदा करें। इस साल जो खादों की सब्सिडी है वो चलती रहेगी इंशाल्लाह, और वाइट फ्लाई के ऊपर अवेलेबल है। पिकिंग अच्छी क्वालिटी की हो, जो भी बचा है मैं समझता हूँ अभी भावलपुर डिवीजन बहुत अच्छा चल रहा है। सही, क्योंकि वहाँ पे ज़मीनें रेतनी थी, जो बारिशें हुई वो अब्जॉर्प्शन हो गई, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। डीजी खान में सिवाय 2-4 बड़ी जो पॉकेट्स हैं, बाकी ठीक है। मुल्तान डिवीजन में हमें स्ट्रेस नज़र आ रही है, जो हम आजकल उसको देख रहे हैं क्रॉप को। कहीं कहीं ब्लाइट का मसला है, काश्तकार को वाइट फ्लाई के साथ उसको भी टेक केयर करना चाहिए, ताकि कम से कम काश्तकार ये कोशिश करे कि हर वो टिंडा जो इस वक्त लग गया है उसको सही तौर पर चुने, साफ चुने, सही तौर पर उसको ट्रांसफ़र करें। और मेरी मिन्नत होगी जिनर से कि उसको पूरे पैसे दें ताकि अगले साल ज़्यादा लगाए। हाँ जी साहब, वाकई आपको लगता है कि ये जो जैसे रिक्वेस्ट और मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर अंजुम भुट्टर साहब कि आप मेहरबानी करके आप जो बच गई है कॉटन उसको क्लीन कॉटन के तौर पे देखें और उसे चुने प्रॉपरली, जिनिंग हो और फिर प्रॉपरली उसको प्राइस भी मिल जाए इस कपास के काश्तकार को। आप सरकारी इदारों की और उसके ऊपर आप रियल चैलेंज नहीं समझते कि वाकई क्लाइमेट चेंज खुद एक बड़ा इशू है, या आपसे पॉलिसीज ही को समझते हैं सारी? देखिए, मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं, ये तो बॉल जो है ना दूसरे के कोर्ट में धकेलने वाली बात है। पहली चीज़ ये है कि आपने पिछले 5 साल से काश्तकार को कंफ्यूज किया हुआ है। किसमें? हमारे मुल्क में, अब असल बात पे आ जाए ना।
पेस्टिसाइड में आपके एक ब्रांड होता है और एक जेनेरिक था। सर जेनेरिक के नाम पे प्रोडक्ट बिकती थी, 4 या 5 नाम लोग काश्तकार को याद करने थे, और ब्रांड वाली कंपनियां भी मजबूर हो गई थी कि वो अपने ब्रांड के साथ वो जेनेरिक लिखती कि इसमें जो जेनेरिक में जो सेल हो रही है, क्योंकि ये एक्सटेंशन डिपार्टमेंट तमाम काश्तकारों को जेनेरिक के नाम पर बताता था कि इसमें फलां केमिकल है। सही। आपने उसको जो है जेनेरिक को ब्रांड अलाउ कर दिया 4-5 साल पहले। सर वो जो 5 नाम काश्तकार ने याद करने थे कि जी ये बीमारी आएगी तो ये 2 अल्टरनेट हैं, ये पेस्ट आएगा तो ये अल्टरनेट है, वो 25,000 हो गए। अब तो इन्होंने वो कंपाउंड बनाए कंपनियों ने। मकसद अगर आप हकीकत जो है वो ये है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। मैं यहाँ बैठकर जो मर्जी है बात कर लूँ, जो चीज़ें कर लूँ, वो अलग है। देखना ये है कि 5 सालों में आपकी प्रोडक्शन ऊपर गई या आपकी नीचे आई। अगर प्रोडक्शन बैठ रही है तो इसका मतलब है कि जो चीज़ आप डिलीवर कर रहे हैं उससे जो है रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन रीजन तो कई हो सकती है ना, एक की बजाय 2 की बजाय। अगर हम नहीं, मैं एक एक करके आ रहा हूँ ना। पहली चीज़ जो है, जो इमीडिएट काश्तकार को जिसने नुकसान पहुंचाया वो थी पेस्टिसाइड और उसका इस्तेमाल और उसका रिजल्ट ना आना। क्यों नहीं आया? कंफ्यूज किया गया, कंफ्यूज हुआ और वो इस्तेमाल भी उसने कम किया। पेस्टिसाइड्स आपने रीजन दे दिया। और दूसरा है आपका सीड में जो सिस्टम होना चाहिए, जो दुनिया जहान का सिस्टम है कि सीड की रिसर्च अलग है सर। वहाँ सब जब रिसर्च मैच्योर होगी फिर मल्टीप्लिकेशन होगी सीड की, मल्टीप्लिकेशन के बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यहाँ तो जो सीड डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी सीड कंपनी कहते हैं। यहाँ मैं किसी पे कोई एतराज वाली बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर तो वो सीड भी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी हैं। सही है। जिन उन लोगों के सीड जो है कॉटन में अप्रूव हो गए हैं जहाँ कोई रिसर्च का बंदोबस्त ही नहीं है, कोई रिसर्च की लेबोरेटरी नहीं है। इस पर क्योंकि हम ब्रेक पे जाएंगे तो उससे पहले आप डॉक्टर साहब आप इन बातों का कोई जवाब देना चाहते हैं? ये जो बात पेस्टिसाइड के हवाले से है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो स्टांस है वो तमाम लोगों के सामने है। सर बुनियादी तौर पे पंजाब ने ब्रांडिंग की उस वक्त भी मुखालफत की थी कि फार्म 16 के अंदर ब्रांडिंग ना हो जी। जब हो गई उसको बाद हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ इसको एजिटेट भी किया। फेडरल गवर्नमेंट ने उसको वापस भी लिया, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्टेटस को इन द ऑनरेबल कोर्ट ये मामला अभी तक स्टेलमेट सिचुएशन में है। सही। हर जगह के ऊपर इस बात को हम दोहराते हैं कि फार्म 1 के ऊपर ब्रांडिंग होती है, फार्म 16 पर नहीं होती, और प्रोसेस को पूरी तरह लिया जाए। सर दूसरी चीज़ कॉस्टिंग की। सर पंजाब का ये हमेशा स्टांस रहा है कि प्राइस इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए बिल्कुल सही है। और उसको हम हर नोटेबल फोरम पे उठाते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने इस साल ये बात सुनी है और डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन को बाकायदा इंस्ट्रक्शन जा चुकी हैं कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह का कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि इसकी प्राइस की मॉनिटरिंग हो सके। सर तीसरा इशू इसमें था कि जिस तरह आप अब बात कर रहे हैं कि वाइट फ्लाई नहीं मरती, फलां नहीं मरती, हमारा ख्याल है ये है कि अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट की अभी तक चूँकि रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि हम किसी पेस्टिसाइड का एक्टिव इंग्रेडिएंट लेबॉर्ट्री में टेस्ट करेंगे, अगर आप 100% रेसिपी उसकी टेस्ट करना शुरू कर दें तो उसके अंदर जो सॉल्वेंट्स हैं या बाकी जो इनर्ट मटेरियल्स हैं उसकी भी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। तो उसको भी हमने हाईएस्ट फोरम पे एजिटेट किया है, रिक्वेस्ट की है और वो भी हमारी बात सुनी गई है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको भी सुनने को तैयार हैं। सीड की बात हुई, सीड में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो सीड की सैंक्टिटी है उसके ऊपर हमेशा जोर दिया है। हम अब भी कहते हैं कि बीज वो जो बैग हो, टैग्ड हो, लेबल्ड हो सही, और वो किसी दुकान पे बिकता हो। काश्तकार को चाहिए कि वो बीज को देख के ले, रसीद ले। कानून कहता है कि बीज की दुकान के बगैर नहीं बिक सकता। अब ये 2015 के अंदर अमेंडमेंट आई है। अब वफाकी हुकूमत ने बहुत इसको भी राय को एक्सेप्ट किया है और डेडलाइन अक्टूबर है। उम्मीद की जा रही है कि इसको भी डिसेंट्रलाइज करके फेडरल गवर्नमेंट अपनी ताकत में इजाफा करेगी
और सूबों के साथ मिलके इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी ताकि बीज को इज्जत दी जाए और बीज के तौर पे सीड की जो सर्टिफाइड सीड है, बेसिक सीड है, प्री बेसिक सीड है और बिगिनर सीड है, सर। जिसका काम है उसी को वहीं पे मॉनिटर किया जाए और उसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाया जाए। इस पे बात जारी रखते हैं। आपने अहम बात की है और ख्वाजा साहब ने जो पॉइंट उठाए उनका जवाब भी आपने भरपूर अंदाज में दिया है। लेकिन नाज़रीन हम लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर बात करेंगे कि गंदम की आने वाली फसल के लिए तैयारी क्या है। ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में गंदम की आने वाली फसल की तैयारी के लिए। इससे पहले कि मैं डॉक्टर अंजुम भुट्टो साहब को कहूँ, लेकिन मैं मलिक साहब से बात करना चाहूँगा। मलिक साहब, आप बताएं कि काश्तकार पहले आपसे क्या मशवरा है ज़मीन की तैयारी के हवाले से? ये गंदम की फसल के लिए जो अब वैरायटीज़ आएगी, वो वैरायटीज़ जो है हमारी कई किस्म की होती हैं। इसमें सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटीज़ भी हैं और आम जो ज़मीन है उस पर ग्रो करने वाली वैरायटीज़ भी हैं। अगर ज़मीन को चेक करवा लिया जाए तो उस हिसाब से हम बता देते हैं कि कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी कि इसमें हमारे पास सेलाइन साइल होती है, सेलाइन सोडिक होती है, सोडिक साइल होती है। ये जो वीट होती है ना, ये तकरीबन रेजिस्टेंट होती है क्रॉप। रेजिस्टेंट क्रॉप वो होती है जिसमें अगर साल्ट ज़्यादा भी हो ना ज़मीन में तो वो उगाती है। और उसके उगाने का तरीका एक किस्म का उसे हम गप छट कहते हैं कि अगर पानी लगा के में सीड डाल दिया जाए तो वो ग्रोइंग हो जाती है। उस जर्मिनेशन होने के बाद फिर ये वीट क्रॉप तकरीबन चल जाती है। वीट क्रॉप का कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो इसलिए अगर पहले इसका एनालिसिस करवा लिया जाए, रकबे का एनालिसिस करवाने के बाद हमसे रिकमेंडेशन ले ली जाए तो हम उसे रिकमेंड कर देंगे कि कौन सी वैरायटी उसके लिए बेहतर रह जाएगी। एक बात, और जो मुख्तलिफ सर्वे चल रहे होते हैं, आप एक 2.0 ये 2.0 वो क्या सर्वे चल रहा है इस वक्त, और आप क्या समझते हैं कि किस हद तक ये यूज़फुल होगा आने वाले ज़राअत के हवाले से? दोबारा बताएं क्या? ये मैं कह रहा था कि जो सर्वे चल रहा था ज़मीन का ज़ैरे कार जो ज़मीन है 2.0 ये हमारे ना सॉइल एनालिसिस का है। ये स्कीम हमारे चल रही है और प्रोजेक्ट लेवल का हमारे पास ये प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हमें ना हर एकड़ में सैंपलिंग कर रहे हैं। हर एकड़ की पूरे पंजाब में सैंपलिंग हो रही है और ये हर जिम्मेदार के नाम से सैंपलिंग हो रही है। उसका भी हमारे पास डेटा कंपाइल हो रहा है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हो गई, पीएच हो गई, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, फास्फोरस, और इवन हम माइक्रोन्यूट्रिएंट का एनालिसिस भी इसमें कर रहे हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमारे पास आ जाता है जिंक है, आयरन है, मैंगनीज है और बोरान है। जब इनका एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो एक पूरी फिगर आपके सामने आ जाएगी, हर एकड़ की फिगर आपके पास आ जाएगी। उस हिसाब से हम रेकमेंड कर देंगे कि कौन सा फर्टिलाइज़र और कितनी क्वांटिटी में डालना चाहिए। तो ये अगर सॉइल को रिक्लेम करना होगा तो हमारे पास सेलाइन आ जाएगी या सोडिक आ जाएगी। जो सोडिक सॉइल होती है हमारे पास, उसे रिक्लेम करने के लिए हम उसमें जिप्सम डालते हैं। जिप्सम डलवाते हैं ज़िम्मेदार, ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने अता की हुई है जिप्सम की शक्ल में। जिप्सम में कैल्शियम भी होता है और ये जो हमारी प्रॉब्लम सॉइल होती है उसे रिक्लेम भी करता है। तो जिप्सम अगर उसमें ऐड कर दिया जाए और गुड क्वालिटी, तो जीरो से आपकी पैदावार है ना 40 kg 40 मन तक चली जाती है। वीट की पैदावार की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका वो रकबा ठीक नहीं है उसे आप रिक्लेम करें, जिप्सम डालें। जिप्सम डालने के बाद अगर उसमें वीट आप सो करें तो माशाल्लाह जीरो से ना आपको 40 मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार, और ये चेंज नज़र आएगी आपको अगर एनालिसिस करवाने के बाद इसे वीट उसमें लगाएं और जो भी रिक्लेम करने के। वाकई इसका फ़ायदा होगा। जी, ये बहुत अहम मलिक साहब ने बात की, बिल्कुल बहुत अहम बात है कि खादें बहुत महंगी हैं और महंगी खादों का मुतनासिब और मुनासिब इस्तेमाल जो है ये न सिर्फ फसल की बढ़ोतरी का बायस बनता है बल्कि वो खादों के ज़िया को भी रोकता है। इसलिए ये स्प्लिट इरिगेशन जो हमारे भाई मलिक साहब बैठे हैं ये रिकमेंड करते हैं, ये फसल की बिजाई के टाइम पे कुछ रिकमेंडेशंस करते हैं ताकि खाद काश्तकार इस तरह डाले, और नाली के ऊपर रिकमेंड करते हैं। हम जो कहते हैं कि साइड प्लेसमेंट करें, गंदम के सीड के साथ डालें, ड्रिल करें, इसलिए कि जो फास्फोरस खादें हैं वो कम मोबाइल होती हैं, वो दाने के पास पड़ी रहती हैं।
आप दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ज़ाया हो जाएगी, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगी। तो जो एक्सटेंशन 2.0 प्रोजेक्ट की बात की, ये एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट का प्रोजेक्ट है। सही इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं सर। एक कंपोनेंट है बेटर सर्विसेज टू द फार्मर्स, सर दूसरा है डिजिटल इंक्लूजन, बिल्कुल सही। उसके अंदर कॉल सेंटर बन रहे हैं, एक्सपर्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, तीसरा है उनकी डायग्नोस्टिक्स एंड एडवाइजरी सर्विसेज। सर 28 लाख हमने सैंपल करने हैं, क्योंकि 28 मिलियन हमारे पास इरीगेट ज़मीन है पंजाब के सही अंदर। 19 लाख हमने सैंपल कर लिए हैं। सही उसका कॉल सेंटर हमारा ऑलमोस्ट ओके है, उसकी रिक्वायरमेंट सारी मुकम्मल हो गई, इंस्टॉलेशन एप्लीकेशंस आ गई। सर अब उसकी जो सॉफ्टवेयर पैकेज है वो मुकम्मल होने के बाद आपने देखा होगा कि एक्सटेंशन एजेंट्स को लैपटॉप दिए गए हैं, सर उनको मोटरसाइकिल मिली हुई हैं, उनको गाड़ियाँ मिली हुई हैं, ये सारी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ये उसका हार्ड कंपोनेंट है। सही अब उन तीनों कंपोनेंट्स ने मर्ज होना है, जिसमें जब ये कॉल सेंटर काम करेगा, जिम्मेदार टोल फ्री नंबर के ऊपर कॉल करेंगे, अगर वो एक्सटेंशन एजेंट से बात करना चाहें तो वो उनको रिपोर्ट करेगा, अगर वो मलिक साहब से बात करना चाहें तो इनके पास कॉल लैंड होगी, वो ये उनसे डायरेक्ट जिम्मेदार के साथ रब्ता होगा। एक्सपर्ट्स आइडेंटिफाइड हैं और ये इस वक्त हमने ज़री मशावरती सेंटर के नाम पे 080017000 लॉन्च किया हुआ है, जिसको हम चला रहे हैं। उस कॉल सेंटर के साथ अभी लिंक नहीं है। जब ये सॉइल एनालिसिस के साथ ये लिंक हो जाएगा प्रोजेक्ट को, इस साल इंशाल्लाह जो माली साल चल रहा है मुकम्मल होगा, सही तो काश्तकार इस सारे सिस्टम को देखेंगे कि इट विल बी ए न्यू पैराडाइम इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। वो तो होगी। अब साथ गंदम का टारगेट आप इस दफ़ा क्या सेट करने जा रहे हैं पंजाब में, और आप क्या समझते हैं कि पिछली दफ़ा की तरह तो नहीं होगा कि काश्तकार यही कहता है कि उसने पैदावार भी ज़्यादा दी, सपोर्ट प्राइस एक अनाउंस की, लेकिन जैसे ही उसके हाथ से गंदम निकली वो उसके बाद उसकी कीमत कहीं बढ़ गई, चीज़ें हो गई। देखिए 2 चीज़ें हम देखें सर, एक हम देखें पहले कि गंदम की फी एकड़ पैदावार कितनी आई, सर और दूसरा हम देखें कि हमारे पिछले साल स्टॉक में कितनी गंदम थी, सही, और तीसरा हम देखें कि दुनिया में गंदम की प्राइसेस क्या चल रही थी। ठीक, इन तीनों को जिसे हम कहते हैं जक्स्टापोज करने की ज़रूरत है, साथ रखने की ज़रूरत है। सर उससे आपको गंदम की कीमतें बढ़ने की समझ आ जाएगी। सर गंदम की पैदावार का होना 1,60,00,000 एकड़ के ऊपर गंदम पंजाब में लगती है। 1,62,62 पिछले साल का टारगेट था, 1,61,00,000 लग गई थी। हमारे जनूबी पंजाब के ज़िला में ये 42 लाख एकड़ पे लगी, सही, और इसने 46-47 लाख टन प्रोडक्शन दी, सर जो एक बड़ी सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन है, जिसे हम क्लेम भी करते हैं कि इस साल जो पाकिस्तान पंजाब ने 1,94,00,000 टन गंदम ली, उसमें एक सिग्निफिकेंट शेयर साउथ पंजाब की अजला का आया, इसलिए सही, कि ख़ास तौर पे उन इलाका जात में जहाँ पे पानी की कमी थी, सर बारिशों की वजह से पूरी हुई, सर और वहाँ पे ये टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा। सर इस साल अगर आपने देखा होगा कि गंदम की कटाई भी लेट हो गई थी, बिल्कुल सही, उस वेजिटेटिव फेज के बढ़ने से फी एकड़ पैदावार बढ़ी, सर और इस साल भावलनगर डिस्ट्रिक्ट सबसे टॉप पे कर आ गया। सही। क्योंकि भावलनगर डिस्ट्रिक्ट क्यों आया भावनगर? इसलिए आया कि वहाँ पे रेतली ज़मीन थी, सर वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ी, उसका पीरियड बढ़ गया, और पौधे के अंदर सिंक ज़्यादा हो गया, दाना मोटा हो गया, सर और उसको पानी मिला, बारिशों की वजह से 40 मन पे चला गया। हालांकि 40 मन नॉर्मली हमारी एवरेज साहिवाल डिवीजन की होती है, वो साहिवाल डिवीजन जो सतलुज वैली है वो बहुत फर्टाइल वैली है, सही, लेकिन बाकी अजला ने भी अच्छी पैदावार दी, ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन हमारी बहुत सारे अजला में पैदावार बहुत मुतासर हुई। सही, गुजरांवाला डिवीजन बहुत नीचे रह गया, वजह कि एक तो 4-5 लाख एकड़ पे गंदम नहीं लग सकी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नवंबर में बारिशें हुई, लोगों की मुंजी लेट हो गई, सर पानी खड़ा हो गया, बड़ी मुश्किल से चावल हार्वेस्ट हुआ। अब वो वत्तर ही नहीं था कि गंदम काश्त होती, और फिर वो जाके फरवरी मार्च की रेंज ने और नुकसान किया, इसकी वजह से फिर रस्ट आ गई। जो रस्ट थी वो इस साल पिछले साल बड़ी सीरियस थी, और काश्तकार ने 44 लाख एकड़ को स्प्रे किया। सही, तो ये एक कैंपेन के अंदर इसके प्लस माइनस चलते रहे, सही, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 19.6 मिलियन टन हमने 19.4 हार्वेस्ट की। सर ये पिछले साल से ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा।
इस दफ़ा हाँ जी, इसलिए क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि पिछले साल हमारे पास हमने अपने टारगेट सेट किया हुआ था, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान के अंदर गंदम भी एक क्राइसिस होगी, क्योंकि पिछले 10 साल में 57 लाख 58 लाख 50 लाख हमारे पास स्टॉक्स में गंदम होती थी और यहाँ पे टॉक्स गंदम की डिस्पोजल की होती थी। बिल्कुल सही। और खालिद साहब भी अक्सर बात करते थे कि गवर्नमेंट ने इतनी गंदम स्टोर की हुई है, इसका क्या करना है। तो वो स्टोर जिस तरह भी वो डिस्पोज ऑफ हुई, उसके बाद आज हम गंदम इंपोर्ट करके अपने स्टॉक्स बिल्ड कर रहे हैं ताकि मार्केट टर्बुलेंस को रोका जा सके, जो मार्केट ऊपर नीचे जा रही है। हाँ साहब, आप बोलना चाह रहे थे जी, जल्दी। देखें जी, ये गंदम जो है ना, ये हमारी पूरी कौम का बुनियादी अनाज है, खुराक है। पिछले साल अगर जो गवर्नमेंट ने इन्होंने फिगर्स दी हैं, अगर इतनी पैदावार थी, सर जब हार्वेस्ट हुई है मार्च अप्रैल में, तो यही कहा गया ना कि हमारे अपने मुल्क की पैदावार पूरी है, जितनी हमें ज़रूरत है हमारे पास स्टॉक्स अवेलेबल है। सर ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने, फूड डिपार्टमेंट ने सिर्फ अकेला गाहक आ गया, बाकियों पे पाबंदी लग गई। ठीक है। जो ये कहते थे काश्तकार मानता गया, 1400 रुपये मान रेट रखा, जी हाँ सर। काश्तकार ने दे दी, इन्होंने ले ली। सर बाद में जाकर जून में जाकर जब गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास एक 1.5 मिलियन जो है वो हमारी ज़रूरत से शॉर्ट महसूस हो रही है। ठीक है। अगर शॉर्ट हो गई तो पहली फिगर्स आपने गलत क्यों दी थी? ये तो मैं सवाल कर सकता हूँ ना गवर्नमेंट पे। अगर उसे मैं मान लेता हूँ तो वो सिर्फ 7% बनता है। सर आपकी मुल्की ज़रूरियात का 7% है जो इन्होंने कहा हमारे पास शॉर्ट है, इसको हम इंपोर्ट के लिए ओपन कर रहे हैं। सर ठीक हो गया। क्या 7% जो चीज़ आपके पास शॉर्ट है, सर उसका इम्पैक्ट मई जून में आ जाए? अप्रैल में आपने हार्वेस्ट किया, भाई नाइलिक इंतहा है। ये अप्रैल में आपकी फसल हार्वेस्ट हो रही ये है आप- और ये आप- जून में ये आप फूड डिपार्टमेंट या पॉलिसी की बात नहीं, कर ये रहे हैं? गवर्नमेंट पे बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट। सर। ये डिपार्टमेंट तो उसके मातहत है ना। सर अप्रैल में आपकी फसल हार्वेस्ट हो रही है सर और जून में आपकी 1900 रुपए से 2000 रुपए गंदम हो गई है। और आज तक 72 साल पाकिस्तान की तारीख है, उसमें चेक कर लें, अक्टूबर नवंबर से पहले क्राइसिस आने का कोई मिसाल है? सर कोई तस्वर ही नहीं है ना। चलिए, आप आने आपके वाली पास- फसल के लिए क्या देखिए, मशवरा है आपका? आने वाली आखिरी फसल के लिए भी मैं आपको बता दूं, क्या मशवरा है ये आपका? मशवरा इन्होंने क्या? आंखें बंद की हुई हैं। किसने? गवर्नमेंट ने अच्छा ठीक है। गवर्नमेंट ने आंखें बंद की हुई नए हैं। मिनिस्टर आ गए, अब तो क्या हो गया आपको? मैं वही कह रहा हूँ ना, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो रस्ट है, वीट सर पे। ठीक है। रस्ट को ये प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाहते, ये चीज़ें मेरी समझ से बाहर हैं। ठीक है। पिछले साल भी जो है रस्ट ने बड़ा रगड़ा फिरा है। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन है या हुकूमत है या वजारत है वो इस पे तवज्जो दे और बहुत अहमियत गंदम के लिए बहुत बड़ा, रस्ट। जैसे कॉटन ओके। को आपकी वाइट फ्लाई खा गई, सर गंदम के लिए अल्लाह रहम करे, क्योंकि ये लोगों की बुनियादी खुराक है, सर उसमें अल्लाह की तरफ से गैबी मदद ज़रूर आएगी। सर लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा गंदम के लिए, उसका सीड जो इनके पास अवेलेबल है वो सारे रस्ट है, उनमें रेजिस्टेंस वाली चीज़ इन्होंने डेवलप नहीं की। उसके लिए जो है अभी से इन एडवांस ये बंदोबस्त कर लें तो कोई रिजल्ट मिल जाएंगे, अदरवाइज लोग ज़्यादा परेशान होंगे। मलिक नासिर साहब, आप ऐसे मौके पे गंदम के अब जो काश्तकार हैं, कोई एक या दो एडवाइसेस क्या देना चाहेंगे ताकि अवेयरनेस का एक मैसेज चला जाए? क्या आप कहना चाहते हैं? ये गंदम के लिए ख़ास तौर पर ये जो रस्ट की बात कर रहे हैं ख्वाजा साहब, इसके लिए ये एक हमारी फंगस डिजीज़ है। सर। तो फंगस के लिए हमारे एक फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट है कॉपर सल्फेट। सर अगर कॉपर सल्फेट को सॉइल में ऐड किया जाए सर तो रस्ट की यानी अटैक बहुत कम हो जाता है। मे बी ज़ीरो हो जाए, ख़त्म हो सकता है, मगर उसमें कम हो जाए, इंटेंसिटी इसकी बहुत कम हो जाएगी। हो सकती है। तो ये डॉक्टर साहब आखिरी जी, कमेंट, मलिक साहब, कमेंट जो रस्ट के हवाले से जो खदशात जी, हैं, मैं अर्ज करता चलूँ कि लास्ट मैं अपने नाजरीन के लिए भी आपके तवज्जो से अर्ज करता चलूँ कि गवर्नमेंट पिछले साल भी हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी के अंदर गंदम है, बहुत सीरियस थी। 4,27,000 बैग हमने अपने दफ्तरों से काश्तकार को सर्टिफाइड सीड कर दिया था, सर वीडियो साइट दिया था।
इस साल हमारे पास जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल है, सर जिसके अगर आपकी इजाज़त से नाम देना चाहूँ सर तो अकबर 19 है, गाजी 19 है, बकर स्टार है, अनाज 2017, सर जिंक कोल, गोल्ड 16, जोहर 16, सर बोर्डक 16, उजाला 16, ये लेटेस्ट वैरायटीज़ हैं जिसमें फ़ख्र बखर भी आ जाती है। सर हम स्पेसिफिकली सिर्फ उन वैरायटीज़ का जो रस्ट के अगेंस्ट मुदाफ़त रखती हैं उनका 3 लाख बैग ज़िम्मेदार को अपने दफ्तरों से देंगे, सर 1200 रुपये रियाती कीमत पर। अच्छा हम 4,35,000 इस वक्त पंजाब के अंदर सर्टिफाइड सीड मौजूद है। सर ये क्लेम है फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट का। सर पिछले साल 3,62,000 टन सीड मौजूद था। सर हमारी 2 मिलियन टन की यूरिया रिक्वायरमेंट है, हमने प्लेस कर दी हुई है। तकरीबन 1 मिलियन टन डीएपी की रिक्वायरमेंट है। सर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वीडेसाइड और फंजेसाइड के ऊपर जो रस्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जो फरवरी की बारिशें हैं वो रस्ट को बहुत एग्रीवेट कर रही हैं। पिछले साल हमने पूरी कैंपेन चलाई थी सर कि स्पॉट एप्लीकेशन पे जाएं और 44 लाख एकड़ पे स्प्रे हुआ था। सर इस साल हम स्टार्ट के ऊपर ही उन तमाम एरियाज के अंदर जहाँ पे रस्ट के हॉटस्पॉट होते हैं हम काश्तकार के साथ होंगे। कोशिश करेंगे कि तमाम पेस्टिसाइड कंपनीज, बाकी इदारे काश्तकार को रस्टेसाइड भी सप्लाई करें। वीडेसाइड के ऊपर भी हमारी पूरी एफर्ट होगी। ये वाहिद साल है 10 साल में सर कि हमारे पास डैम पूरे फुल हैं। सर तो साउथ में प्रायोरिटी के ऊपर गंदम में पानी जाएगा। सर खादें हम कोशिश करेंगे कि काश्तकार को सस्ती दें और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस साल गंदम को न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान के लोगों के लिए भी बाइस खैर और बरकत दे। और उसके में चूँकि ज़राअत में अल्लाह ताला का रोल सबसे ज़्यादा होता है और उसकी बरकत शामिल हाल हुई तो यकीनन ये साल गंदम के लिए बहुत बेहतर होगा। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। लग रहे ऐसे ही हो जैसे आपने कहा है। हमारे क्लासेस साहब आपका शुक्रिया, ख्वाजा शुएब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। काश्तकारों का ये कहना है कि रस्ट की बीमारी गंदम के लिए और उनके लिए यकीनन एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के जो सरबराह हैं उनका कहना है कि ऐसा इस दफ़ा हम यकीनी बना रहे हैं और अगर खुदा की मर्ज़ी हमारे साथ शामिल रही तो इस दफ़ा इस तरह की जो बीमारी है और इसके जो चैलेंजेस हैं उससे हम निपट सकेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।